चलो। हेलो बच्चे। क्या आप 10th के विद्यार्थी हैं? क्या आप फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता? थियरी थोड़ा बहुत समझ में आता है बच्चे, लेकिन न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत होती है, या न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत जानते हो बाकी और नहीं आता है? तो वीडियो बस बेटा जान लो कि वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम ध्यान से वीडियो देख लिया तो निश्चित, अगर अभी तक सवाल नहीं आ रहा होगा तो आने लगेगा, पूरा गारंटी है। बस ज़रूरत है आपको मन लगाने की। आज हम आपको सिखाएंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाया कैसे जाता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाया कैसे जाता है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक आपको नहीं आ रहा होगा तो आने लगेगा। फिजिक्स बेटा आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता। समझ में आता है, थोड़ा बहुत आता है, फिर नहीं आता है, अटपटा लगता है, इसलिए आपको बोरिंग लगता है। बेटा सही बता दे, फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बस पढ़ाने वाला सही मिल जाए। ये तो वो सब्जेक्ट है कि अगर आपका मन लग गया और आपको आने लगा, इतना इंटरेस्टेड है, अगर आपको आने लगा तो समझ जाओ कि आप कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता बच्चे। तो सबसे पहले तो हम आपको सिखाएंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके लिए हम बताएंगे आपको, और मेन फोकस हमारा टारगेट है कि 10th वाला फिजिक्स जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, गोली दर्पण के लिए जो चैप्टर बनाया गया है, उसका न्यूमेरिकल आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाएंगे कैसे? सबसे पहले बेटा, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको लगाना है, सबसे पहले जो टॉपिक का न्यूमेरिकल लगाना है, सबसे पहले उसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। पहला काम है फार्मूला। जब भी आप सवाल लगाना शुरू करिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आपको मालूम हो गया। इसके बाद उस फार्मूले में जितने अक्षर यूज हुए हैं उनका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला याद कर लो, और फार्मूला में जितने अक्षर यूज हुए हैं उनका मतलब आप जान जाओ, उनका मीनिंग आप समझ जाओ। इसके बाद बेटा वो उस फार्मूले का, उस टॉपिक से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। और कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाए, फार्मूला उधर समझ लिया, फार्मूले में जो जो अक्षर यूज हुए हैं उन संकेतों का मतलब समझ गया, मीनिंग समझ में आ गया कि वो क्या है क्या। इसके बाद आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर बच्चा क्या करना है, आपको इजी वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। पहले इजी वाला एग्जाम्पल सॉल्व करिए। अगर खुद से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देखिए, फिर आप एग्जाम्पल लगाना शुरू करिए, तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। पहले आप इजी वाला एग्जाम्पल उठाइए, फिर जब इजी वाला एग्जाम्पल आपको आने लगे तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप क्या करिए, जो चैप्टर पढ़े उसी का थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल आप शुरू कर दीजिए। जब हार्ड वाला एग्जाम्पल अगर आ रहा है अच्छे से तो ठीक है, नहीं आ रहा है बच्चे तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, आप एक बार फिर कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको आने लगेगा। और जब इजी वाला एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिया, थोड़ा हार्ड वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, तब आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। पहले इजी वाले सब लगा लीजिए, इसके बाद फिर हार्ड का प्रयास करिए। जो आ रहा है उसको लगाइए, जो नहीं आ रहा है उसको गोला मार के छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जब आप कई बार उसको दोहराएंगे तो आने लगेगा बच्चे। अब देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में आज बात करेंगे। न्यूमेरिकल की बात करेंगे बेटा, किस चैप्टर का? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा 10th का फिजिक्स में। और किससे रिलेटेड सवाल है? गोली दर्पण। इसके लिए हम लोग बेटा न्यूमेरिकल पढ़ने चल रहे हैं। तो हमने क्या कहा, न्यूमेरिकल लगाने से पहले जिस टॉपिक का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल में इसका प्रकाश के परावर्तन में, मतलब गोली दर्पण के लिए जो चैप्टर है, उसमें सिर्फ बेटा 3 ही तो फार्मूले यूज हुए हैं, 3 ही फार्मूले यूज हुए हैं, और 3 ही फार्मूलों से सारे सवाल आपके लग जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें ध्यान देना है कि ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा चैप्टर है स्फेरिकल मिरर के लिए जो न्यूमेरिकल बने हुए हैं, उसमें बेटा बस ध्यान क्या देना है कि फार्मूला याद होने के साथ साथ उसमें चिन्हों का नियम भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बेहतरीन बताया हूं। उसको जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल हल्का फुल्का मैं आज भी उस पर थोड़ा बहुत डायरेक्शन दूंगा।
तो पहला काम हमने क्या कहा कि अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल अगर लगाएंगे तो पहला फार्मूला इसका क्या है बेटा, इसका पहला फार्मूला है बेटा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है बेटा। बोर्ड में आपके 10th एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र क्या होता है। तो आपका ये पहला फार्मूला बेटा, हमने क्या कहा, अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है, अच्छे से लगाना है, आपको न्यूमेरिकल 100% आना चाहिए, तो पहला फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। और इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं और दिमाग में रखने हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला है बेटा आपका F बराबर R/2, F बराबर R/2, या इसी को हम लोग कहते हैं, जब F बराबर R/2 होता है तो बच्चे R बराबर क्या होगा, 2F होगा। ये फार्मूला है, पहला फार्मूला है। तो मैंने क्या कहा, पहले फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरे नंबर पे उसमें जो अक्षर यूज हुए हैं उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, अक्षर, 2 अक्षर यूज हुए हैं। एक तो R लिखा हुआ है, R क्या है बेटा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या है बच्चे, ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ये पहला फार्मूला है। इसके बाद यह क्या है, यह क्या है बच्चे, गोली दर्पण की फोकस दूरी। हम आपको क्या कह रहे हैं बच्चे, हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना है, जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाना है, सबसे पहले उसमें फार्मूले जो यूज हुए हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि गोली दर्पण से संबंधित जितने न्यूमेरिकल हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल हैं दर्पण से संबंधित, उसमें सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और ये फार्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। और फार्मूला है आपका F बराबर R/2। आपको याद होना चाहिए कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी अगर सवाल में वक्रता त्रिज्या का मान देगा, उसमें अगर आप 2 का भाग दे देंगे तो बेटा वो फोकस दूरी बन जाएगा। तो पहला काम है फार्मूला याद करना। तो F बराबर R/2, तो फार्मूला जब हमको याद रहेगा तो उसमें जो अक्षर यूज हुए हैं उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। इसमें कितने अक्षर यूज हुए हैं, 2 अक्षर यूज हुए हैं, एक F यूज हुआ है, एक R यूज हुआ है। F मीन्स गोली दर्पण की फोकस दूरी, R मीन्स गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और आपको मालूम होना चाहिए कि गोली दर्पण का तात्पर्य आप थियरी में पढ़े, मैंने कहा जैसे ही फार्मूला आप पढ़ोगे तो इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो आप गोली दर्पण पढ़े हो, और गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल है, एक उत्तल है। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, और उसकी फोकस दूरी दर्पण के सामने होता है, और चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। इसलिए अगर सवाल अवतल दर्पण के लिए बनेगा और वक्रता त्रिज्या का मान दिया रहेगा तो उसका चिन्ह हम माइनस लगाएंगे। और अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देगा तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बेटा कॉन्सेप्ट में जब पढ़ेंगे या पढ़े हैं तो उसकी वक्रता त्रिज्या पीछे रहती है, और चिन्हों के नियम से पीछे का चिन्ह बेटा धनात्मक होता है। तो अगर सवाल उत्तल दर्पण के लिए रहेगा, वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, तो उसको हम प्लस में लेंगे। इसका जो दूसरा फार्मूला है बच्चे, इसका जो दूसरा फार्मूला है जरा देखो, इसका दूसरा फार्मूला है, इस चैप्टर का दूसरा फार्मूला क्या है, U V तथा F में संबंध, U V तथा F में संबंध। पहला काम है फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब भी लगाएंगे, पहला काम है जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल हमको स्टार्ट करना है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और उस फार्मूले में जितने अक्षर यूज हुए हैं, जितने संकेत यूज हुए हैं, उनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपका सवाल हो पाएगा। पहला काम है फार्मूला, दूसरा काम है कंसेप्ट, फिर सवाल पे हम चलेंगे। अब जरा देखो बच्चे,
इसका ये फार्मूला बेटा मेन फार्मूला है, सारा सवाल इसी फार्मूले से आएगा, सारा सवाल आपका, सारे न्यूमेरिकल इसी पे सॉल्व होंगे ज्यादा करके। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध का फार्मूला है बच्चे, ये 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/b होता है, ये आपका मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। कौन सा फार्मूला बेटा? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। इसमें कितने अक्षर यूज हुए बेटा? u है, b है, f है। मैंने क्या कहा, पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूले में जो संकेत यूज हुए हैं, जो अक्षर यूज हुए हैं, उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो इसमें अभी f क्या है, u क्या है, v क्या है, पहले आपको समझना होगा। तो आप ध्यान रखो, इसमें 3 अक्षर दिया है फार्मूले में, 3 संकेत हैं इसके। तो तीनों अक्षरों में से किन्हीं तीन में से किन्हीं 2 का मान देता है, 1 का मान पूछेगा। जिसका मान देगा उसको हम लोग चिन्ह सहित लिखेंगे, जिसका मान पूछेगा उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब हल करेंगे उस फार्मूले में मान रख करके हल करेंगे, हल करने पे जो उसका चिन्ह आएगा बेटा वही उसका चिन्ह हो जाएगा, मतलब चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया होगा। अब जरा देखो, तो इस मैंने कहा कि इसमें 3 अक्षर यूज हुए हैं, 2 का मान पूछेगा, 2 का मान दिया रहेगा, 1 का मान पूछेगा। तो जैसे बेटा u b f है, अगर सवाल में u का मान दिया, v का मान दिया, तो आपसे निश्चित है f का पूछेगा, तो f का पूछेगा तो आपका सवाल ज्यों का त्यों रहेगा। या पहले तो हम इसको और सरल कर दें, या अगर मान लो किसी सवाल में बेटा f का मान दिया है, u का मान दिया है, v का मान पूछ रहा है, अगर v का मान पूछेगा तो 1/f बराबर 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। पहले फार्मूला सब लिख देते हैं, फिर हम बताते हैं आपको करना क्या है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अगर मान लो किसी सवाल में बच्चे आपको f का मान दे दिया, v का मान दे दिया, u का मान पूछेगा, तो ये फार्मूला कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। आप 3 रूपों में सवाल बन सकता है, अगर आप पहले से सेटिंग किए रहेंगे तो आपको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सवाल लगा लेंगे। ये बात हो गई। अब चलो पहले हम जरा इसमें अक्षर जो यूज हुए हैं जरा उनका मीनिंग समझाते हैं आपको। अब जरा देखो इसमें अक्षर कौन कौन से यूज हुए हैं। एक तो u यूज हुआ है बेटा, एक v यूज हुआ है और एक f यूज हुआ है। इसके पहले वाला जो फार्मूला था उसमें r भी लिखा था, चलो मैं r भी लिख देता हूं, हो गया। इस मेन फार्मूले में बेटा 3 अक्षर यूज हुए हैं। हमने क्या कहा कि अगर गोली दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो पहला काम आपके दिमाग में फार्मूला याद होना चाहिए, और ये दूसरा फार्मूले का चर्चा हो रहा है, फार्मूला याद हो, इसके बाद फार्मूले में जो अक्षर यूज हुए हैं उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो देखो u लिखा हुआ है, u का मतलब क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और v को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है, अब क्या बेटा, गोली दर्पण की बेटा फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है। और यार आर क्या है बेटा, गोलीय दर्पण की क्या है बेटा, ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। जरा ध्यान देना, गोली दर्पण की बच्चे ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब जरा देखो मैंने क्या कहा, फार्मूला याद होना चाहिए। हमने कहा 3 फार्मूले इसमें हैं। पहला फार्मूला आपका है, पहला फार्मूला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और वो फार्मूला है f बराबर r/2। f बराबर r/2, इसमें 2 अक्षर हैं, एक f है एक r है। r को कहते हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और f को कहते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी। इसके बाद जो मेन फार्मूला है उसमें उस फार्मूले को कहते हैं u v और f में संबंध। ये फार्मूला मेन फार्मूला जो तुम्हारा है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ये मेन फार्मूला है आपका। होता क्या है बेटा कि इसमें 3 अक्षर यूज हुए हैं, किन्हीं 2 का मान देगा और 1 का मान पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें जो भी मान देगा इसमें चिन्हों का नियम अप्लाई होता है।
जब तक आप चिन्हों के नियम को अप्लाई नहीं करोगे तब तक सवाल तुम्हारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये ऐसा चैप्टर नहीं कि डायरेक्ट फार्मूले में मान रखेंगे आपका सवाल आ जाएगा। इसके पिछले क्लास में हमने आपको चिन्हों का नियम, गोली दर्पण के लिए चिन्हों का नियम बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चिन्हों के नियम का पालन किया जाएगा और चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया रहेगा। जिसका मान पूछेगा उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब जरा देखो, तुम्हारा मेन फार्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हो गया क्या, इसमें कोई दो मान देगा। तो जैसे मैंने पहला फार्मूला जो लिखा है, पहले फॉर्म में जो लिखा हुआ है, ये पहले फॉर्म का मतलब ये हुआ, आप थोड़ा समझ जाओ बेटा। पहले फॉर्म का मतलब यह हुआ कि अगर किसी सवाल में बच्चा u का मान दिया है, u का मान दिया है, चिन्ह सहित लिखेंगे, u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, और u का मान दिया है बेटा और v का मान दिया हुआ है। अगर मान लो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तब तो माइनस, आभासी बनेगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। और निश्चित है अगर u का मान दिया है, v का मान दिया है, तो इसका मतलब है कि आपसे f का मान पूछेगा। तो जो भी मान देगा बेटा सवाल में, तो आप क्या करेंगे, चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया होगा। अब तुमको साथ में यह भी देखना है कि सवाल तुम्हारा अवतल दर्पण के लिए बन रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए बन रहा है, उस हिसाब से आप चिन्ह का लगाएंगे। तो मैंने अभी यहां जो चिन्ह लिखा है, u का चिन्ह तो सदैव ऋणात्मक होगा, दर्पण चाहे उत्तल हो या उत्तल, क्योंकि वह हमेशा सामने रखा जाता है। भी का चिन्ह हमने माइनस लगाया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, मतलब अवतल दर्पण के लिए सवाल बना हुआ है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अगर आभासी प्रतिबिंब कहेगा तो प्लस लगाएंगे, और यह पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये, मैं ये फार्मूले का यूज करने को बता रहा हूं, कैसे यूज करेंगे सवाल लगाते समय। जिस सवाल में बेटा गोली दर्पण के सवाल में, जिस सवाल में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए जो सवाल बनेगा, जिस सवाल में u का मान देगा, v का मान देगा, तो निश्चित है तीन ही तो अक्षर है, तो क्या पूछेगा, f का मान पूछेगा। और जब f का मान पूछेगा तब बेटा फार्मूला जैसे लिखा हुआ है वैसे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के रूप में लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। चिन्ह सहित लगाएंगे। इसके बाद बेटा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर सवाल में आपको दर्पण की फोकस दूरी दे दिया, चिन्ह सहित लगाएंगे, दर्पण की फोकस दूरी दे दिया बेटा और u का मान दे दिया, u का मान दे दिया, u का चिन्ह तो सदैव ऋणात्मक होता है। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी देगा तो माइनस लगाएंगे, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहेगा बच्चे तो प्लस लगाएंगे। ध्यान रखना, चिन्ह सहित लगाना है। अब जरा देखो, f का मान दे दिया, u का मान दे दिया, और आपसे अगर फोकस दूरी बच्चे पूछेगा, माने f का मान दिया, u का मान दिया, मतलब फोकस दूरी दिया है, दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है, तो क्या करेंगे, तो निश्चित है f का मान दिया, u का मान दिया, तो क्या बच रहा है, आपका v बच रहा है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो बेटा, जब सवाल में तुमसे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का मान यानी v का मान पूछेगा, तो फार्मूला क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, 1/v बराबर क्या करना है, 1/f में से आपको 1/u घटा देना है। जब भी v का मान पूछेगा तो क्या करना है, 1/f में से 1/u घटा देना है। तो फार्मूला आपका ये दूसरे नंबर वाला हो जाएगा। जब भी v का मान पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 1/v बराबर क्या करेंगे, 1/f में से 1/u घटा देंगे, यानी फार्मूला आपका हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। क्या करना है, अगर आपसे v का मान पूछ रहा है तो क्या करना है, 1/v बराबर क्या करना है, 1/f में से 1/u को घटा देना है, बस यही काम करना है। ये दूसरा वाला फार्मूला है। तीसरा क्या है, तीसरे का यूज कैसे करेंगे बेटा, जैसे अगर किसी सवाल में, जैसे किसी सवाल में बच्चा आपको क्या करेगा, f का मान दे देगा, f का मान दे देगा, मान लो वही बात है, चिन्ह सहित लगाएंगे, अवतल दर्पण है तो माइनस लिखेंगे, उत्तल दर्पण है तो प्लस लिखेंगे। और इसके बाद बेटा आपको v का मान दे दे, आभासी प्रतिबिंब कहेगा तो प्लस, वास्तविक कहेगा तो माइनस लगा देंगे। अब देखो, जरा देखो, जिस सवाल में f का मान दिया हो, v का मान दिया हो, तो निश्चित है क्या पूछेगा, u पूछेगा बच्चा, क्या पूछेगा, u पूछेगा। अगर यानी f का मान दिया हो, v का मान दिया हो, u का मान पूछे, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर 1/u का मान निकालना है तो फार्मूला लिखेंगे 1/u बराबर 1/f में से आप क्या करेंगे, 1/v घटा देंगे, तीसरा वाला रूल। यानी अगर u का मान निकालना है तो 1/u बराबर क्या करेंगे, 1/f में से 1/v घटा देंगे। v का मान निकालना हो तो 1/f में से 1/u घटाएंगे, और u का मान निकालना है तो 1/f में से 1/v घटा देना। बेटा इस फॉर्म में अगर डायरेक्ट आपको याद रहेगा तब सवाल लगाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं बेटा कि पक्षांतर करने में परेशान हो जाते हैं और सवाल को गलत कर देते हैं, और ऐसे रहेगा डायरेक्ट आप मान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब जरा देखो, तो कहने का मतलब मेन फार्मूला तुम्हारा यही है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब बेटा इसको चाहे तुम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बोलो या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां फार्मूले में u और v दोनों का मान प्लस में ही है। ठीक है, तो मेन फार्मूला तुम्हारा क्या हो गया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही फार्मूला तुम्हारा मेन है।
अब जरा देखो इसमें अक्षर कौन कौन से यूज हुए हैं। आपका अक्षर यूज हुआ है, यू हुआ है, वी हुआ है, एफ हुआ है और आर हुआ है पहले वाले फार्मूले में। तो यू को क्या बोलते हैं, यू किसको बोलते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से का मतलब हुआ बेटा दर्पण के ध्रुव से, पोल से। चूंकि दर्पण में बेटा कोई भी दूरी, दर्पण में कोई भी दूरी बेटा उसके ध्रुव से नापी जाती है। जब मैं बोलूं दर्पण से तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि दर्पण के ध्रुव से बात हो रही है। यू का मीनिंग क्या हुआ, यू का मतलब होता है बेटा दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब किसी अवतल या उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, वही दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। इसके बाद लिखा है बेटा भी मीन्स क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो आपने गोली दर्पण के सामने वस्तु रखा था और वह से जब किरणें निकली होंगी, परावर्तन हुआ होगा, तो परावर्तन के पश्चात जो वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है उसी को कहते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को बेटा क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। यू का मतलब क्या हुआ, दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है वो हुआ यू। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है वो हो गया वी का मान। फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब होता है दर्पण की फोकस दूरी। तो पहला काम है फार्मूला याद करना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा काम है कि फार्मूले में बेटा जो अक्षर यूज हुए हैं, जो संकेत यूज हुए हैं, उनका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। और मीनिंग आप समझ गए। यू का मतलब क्या हो रहा है, दर्पण से वस्तु की दूरी। वी का मतलब क्या हो रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। एफ का मतलब क्या हो रहा है, दर्पण की फोकस दूरी। और आर का मतलब क्या हो रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब जरा देखो मैं एक खास बात आपको बताने वाला हूं कि मेन फार्मूले में बेटा जो मेन फार्मूला यही है, ये मेन फार्मूला जो दूसरे पॉइंट में हमने कवर किया है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें तीन ही अक्षर यूज हैं। अब जरा देखो कि वक्रता त्रिज्या वाला फार्मूला पहले वाले फार्मूले का यूज कहां होगा, उसको जरा समझते हैं, उसको जरा समझते हैं बेटा। देखो अगर जिस सवाल में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए शुरुआत करेगा, जिसमें अगर वक्रता त्रिज्या देगा, मान लो कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, अगर ऐसा बोल रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, अगर ऐसा कह रहा है तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर। दर्पण अगर अवतल कहेगा तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है, तो आर बराबर -30 सेमी लिख देंगे। तो ध्यान रखना कि जब सवाल में वक्रता त्रिज्या का मान देगा तो फोकस दूरी का मान नहीं देगा, और जैसे ही सवाल में वक्रता त्रिज्या दे तुम बिना कहे इसको फोकस दूरी में कन्वर्ट कर लो। और फोकस दूरी के लिए फार्मूला जो पहला बताएं, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। तो क्या करेंगे हम लोग, एफ बराबर r/2 मतलब वक्रता त्रिज्या में तुम जैसे ही 2 का भाग दोगे तुरंत वो बन जाएगा फोकस दूरी। क्या करना है, जब सवाल में अगर गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है तो तुमको बिना कहे उसको फोकस दूरी में कन्वर्ट कर देना है। और फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। अगर सवाल अवतल के लिए बना है तो माइनस चिन्ह होगा, और अगर सवाल उत्तल के लिए बना है तो प्लस चिन्ह होगा। तो उस हिसाब से जब मान रखेंगे तो यहां -30 सेमी लिखा हुआ है, और जैसे ही बेटा इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 1 का 2 और 2 5 10, यानी एफ का मान आ जाएगा बेटा -15 सेमी। यही इसका यूज है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाले फार्मूले का यही यूज है। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारा मेन फार्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। समझ रहे हैं कोई नहीं। अगर सवाल में फोकस दूरी नहीं दिया, वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया, तो तुरंत क्या करना है, वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी में बदल लेना है। व्यवहार में क्या है, वक्रता त्रिज्या का मान जो भी देगा उसमें आप क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, फटाक से वो बन जाएगा फोकस दूरी। उसके लिए फार्मूला एफ बराबर r/2, इसका यही यूज है। यानी जैसे ही वक्रता त्रिज्या का मान तुम्हें दिया जाए उसको बिना कहे क्या करना है, फोकस दूरी में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरी बात बच्चे जरा ध्यान देना, जो दूसरा फार्मूला यानी इसका जो मेन वाला फार्मूला है, इसका बच्चे जो मेन वाला फार्मूला है, ध्यान देना, इसका जो मेन वाला फार्मूला है जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो इसका जो मेन वाला फार्मूला है, ये देखो सामने लिखा है, जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बोला, यू का मान दिया है, वी का मान दिया, एफ का मान पूछेगा बेटा, तो जैसे ही तुम इसमें u और v का मान रखोगे तो ये तुम्हारा, जैसे ही मान रखोगे ये तुम्हारा सवाल एकदम मैथ के जैसा हो जाएगा, भिन्न जैसा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर गोली दर्पण का न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो फार्मूला और फार्मूला में जो प्रतीक जो अक्षर यूज हुए उनका मीनिंग समझने के बाद, चिन्हों का नियम जानने के बाद जैसे ही आप मान रखेंगे फार्मूले में, तुम्हारा सवाल तुरंत भिन्न का रूप पकड़ लेगा। और भिन्न का रूप जैसे ही पकड़ लेगा, इसका मतलब तुम भले 10th में हो, तुमको वो कक्षा 4 और 5 में पढ़ाया जाने वाला भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जिस बच्चे को भिन्न नहीं आता होगा तो फिर यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर गोली दर्पण से संबंधित अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको फार्मूले के साथ साथ, चिन्हों के नियम के साथ साथ आपको बेटा भिन्न भी आना चाहिए। और नहीं मान लो आ रहा होगा जिस बच्चे को, तो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये दूसरा फार्मूला हो गया बेटा। तीसरा फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। तीसरा फार्मूले पे चलते हैं बेटा एक बार फिर से। चलो तीसरे फार्मूले की बात करते हैं बेटा, रेखीय आवर्धन। किसकी बात करेंगे, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। बच्चे ये तीसरा फार्मूला है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बच्चे, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो ध्यान से सुनो, पहले इसका डिफिनीशन आप सुन लो कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम का मतलब मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन का मतलब गुना, कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बना है, प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना ज्यादा है। तो जरा देखो कितना गुना है, हम लिख देते हैं यहां पर। हमने क्या बोला, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। या और शॉर्टकट में बोलना है तो आप सीधा बोल दो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो बच्चा मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई, उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनो बच्चे, हमने लिखा है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आवर्धन का जो फार्मूला हो गया, आवर्धन का जो फार्मूला हो गया बेटा, पहले हिंदी में मैं लिख देता हूं। आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। ध्यान से सुनो बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो फार्मूले से भी आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को बच्चे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर सिंबल में बोलना है तो फार्मूले को क्या बोलेंगे, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को बेटा आप जो है मैं आई लिख दे रहा हूं, आई। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब आई लिख दो, और वस्तु की लंबाई मतलब ओ। आई मीन्स इमेज, इमेज यहां पे आई जो है वो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ मतलब वस्तु की लंबाई है। तो यम बराबर आप लिख सकते हैं आई अपान ओ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यम बराबर आप लिख सकते हैं इमेज ऑफ हाइट और बटे में ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। आई मीन्स इमेज, एच मीन्स हाइट, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। तो आप आई अपान ओ भी लिख सकते हैं, आई इमेज ऑफ हाइट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यह क्या बताता है कि किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कितना गुना है। आवर्धन का मतलब यही हुआ कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से कितना गुना है, एक अनुपात है। ठीक है ना, तो यम बराबर आई अपान ओ। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। यानी कि किसी माने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी यदि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई हो तथा वस्तु की लंबाई ओ हो, तो परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ होता है। तो ये क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दिखा रहा है। यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कितना गुना है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से कितना गुना है। या इसी को अगर पक्षांतर आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, यानी इसको पक्षांतर अगर करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एच आई बराबर यम एच नॉट। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की यम गुना है। यम गुना मतलब अगर 2 गुना होगा तो 2 गुना कहोगे, 3 गुना होगा तो 3 गुना कहोगे, 4 गुना होगा तो 4 गुना कहोगे। या इसी में समझ लो ये आई बराबर, ये जैसे यम बराबर तुमने क्या लिखा है आई अपान ओ। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब वस्तु की लंबाई। तो यम बराबर जब आई अपान ओ है तो या करके लिखेंगे तो आई बराबर क्या होगा, यम ओ। ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की यम गुना है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की यम गुना है। यम मीन्स अगर कहेगा 2 गुना है तो 2 गुना है तो आप 2 यू लिखेंगे, 3 गुना है तो 3 यू लिखेंगे, 4 गुना है तो 4 यू लिखेंगे, 5 गुना है तो 5 यू लिखेंगे, 10 गुना है तो 10 यू लिखेंगे, 100 गुना है तो 100 यू लिखेंगे, आधा गुना है तो आधा गुना, 1/2 वो लिखेंगे। तो मतलब ये आवर्धन जो है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की अनुपात को दर्शाता है। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितना गुना है। आवर्धन मीन्स गुना, आवर्धन मीन्स गुना, हमेशा ध्यान रखना आई बराबर यमो के रूप में यूज करेंगे। अब जरा देखो बच्चे, अगला देखो, अगर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी हो, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यू नहीं सॉरी यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यू हो तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तब आप आवर्धन का फॉर्मूला लिखेंगे यम बराबर -v अपान यू। अब ध्यान दो बच्चे, एक फार्मूला हमने लिखा है कि यम बराबर आई अपान ओ, और एक फार्मूला हमने लिखा है यम बराबर -v अपान यू। अब जरा देखो,
यह भी आवर्धन है, यह भी आवर्धन है। इसका मतलब बेटा यह मान इस मान के बराबर होगा। तो अगर मान लो इसको हम इक्वेशन, इस पहले समीकरण को इक्वेशन फर्स्ट समझें और इसको इक्वेशन सेकंड समझें, तो यह भी यम है, यह भी यम है, तो दोनों यम है। तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। तो देखो बेटा इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे बच्चे, इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। देखो जरा, हमने आवर्धन का फार्मूला तो देखो, पहला फार्मूला तो बच्चे बताया कि यम बराबर आई अपान ओ, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा हमने बताया, दूसरा फार्मूला बच्चे बताया हमने यम बराबर जो है भी अपान यू है, यहां पर माइनस। तीसरा फार्मूला ये इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद हमने 1 2 का तुलना किया तो आपका फार्मूला बन गया आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। ये 3 फार्मूले आपके बन गए आवर्धन के। इसका यूज कैसे करेंगे बेटा जरा सुन लो। अगर किसी सवाल में प्रतिबिंब की लंबाई दिया हो, प्रतिबिंब की लंबाई दिया हो और वस्तु की लंबाई दिया हो और आपसे आवर्धन पूछे, तो आप फार्मूला तब लगा देंगे यम बराबर आई अपान ओ। मान लो किसी सवाल में प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिया है, वस्तु की लंबाई नहीं दिया है, बल्कि उसके जगह दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का मान दिया है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी का मान दिया है, और तब आपसे आवर्धन पूछेगा तो आप लगा देंगे यम बराबर माइनस भी अपान यू। और किसी किसी सवाल में ऐसा होगा कि आपको देखो यू का मान देगा, चिन्ह सही देगा, और भी का मान देगा, चिन्ह सही देगा, और आपको ओ का मान देगा, ओ का मान दे देगा, और बेटा आपसे क्या करेगा, आपसे कहेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई बताओ, प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। तो आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला जो तीसरे नंबर पे आवर्धन का फार्मूला है। चूंकि इसमें आपको यू का मान पता है, भी का मान पता है, ओ का मान पता है, आई का मान पता है, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को देखो जरा बच्चा, आप देखो फार्मूला आपका क्या है, आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। तो सवाल में आपसे आई का मान पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं बच्चा आई बराबर माइनस भी अपान यू गुणे ओ। ऐसे यूज करेंगे। मैंने क्या बोला, आवर्धन वाले 3 फार्मूले बनाए गए हैं। एक यम बराबर आई अपान ओ है, आई का मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मीन्स वस्तु की लंबाई। तो अगर आई का मान दे, ओ का मान दे, आवर्धन का मान पूछेगा, तब तो बच्चे आप फार्मूला लगाएंगे यम बराबर आई अपान ओ। अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई यानी आई ओ का मान नहीं दिया है, आपको दर्पण से वस्तु की दूरी यू का मान दिया है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी का मान दिया है, और आपसे कहेगा आवर्धन बताइए, तो आप लगाएंगे यम बराबर माइनस भी अपान यू। और अगर किसी सवाल में यू का मान दिया है, भी का मान दिया है और ओ का मान दिया, आपसे आई का मान पूछेगा, तो ये तीसरे वाले फार्मूले का यूज कर देंगे, आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू। तो आपसे आई पूछा गया, वो बटे में पक्षांतर करेंगे, दूसरी साइड में जाएगा, आई बराबर माइनस भी अपान यू गुणे ओ करके लगाएंगे, आपका सवाल आ जाएगा। अब बच्चे एक चीज जान जाओ कि आपने प्रतिबिंबों का बनना पढ़ा हुआ है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है बेटा, तो वास्तविक प्रतिबिंब सब दर्पण के सामने बनते हैं और उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, उल्टे बनते हैं। ध्यान से सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब। और चिन्हों का नियम क्या कहता है, चिन्हों का नियम कहता है कि ये एक्स अक्ष है बेटा, और ये एक्स डैश अक्ष है, और ऊपर आपका वाई अक्ष होता है, और नीचे वाई डैश अक्ष होता है। तो आपको पता है कि सामने का चिन्ह ऋणात्मक, इधर का चिन्ह धनात्मक, ऊपर का चिन्ह धनात्मक और नीचे का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो बेटा अगर सवाल में वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा, वास्तविक मतलब दर्पण के सामने, वास्तविक का मतलब क्या होता है, दर्पण के सामने। और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है बेटा, तो यम का चिन्ह, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो यम का चिन्ह बेटा, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो यम का चिन्ह ऋणात्मक होगा, यम का चिन्ह ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो यम का चिन्ह ऋणात्मक होगा, और यम का चिन्ह ऋणात्मक होगा तो भी का भी चिन्ह ऋणात्मक होगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ध्यान रखो, अगर प्रतिबिंब, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब नीचे की तरफ बनता है, ऐसे बनता है, और नीचे का चिन्ह क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है।
यानी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो इसका मतलब इमेज उल्टा बना है, और जब इमेज उल्टा बनेगा तो आवर्धन यानी यम मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा बेटा, निगेटिव होगा। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा बनता है मतलब नीचे की तरफ बनता है, और नीचे का चिन्ह ऋणात्मक होता है, और नीचे का चिन्ह ऋणात्मक यानी प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन का मान यम यानी यम का मान माइनस होगा, यम का मान माइनस होगा। और प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और सीधा बनता है मतलब प्लस बनता है, तब यम का चिन्ह प्लस आता है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर यम का चिन्ह माइनस होगा तो भी का भी चिन्ह माइनस होगा, और यम का चिन्ह अगर प्लस होगा तो भी का चिन्ह भी प्लस होगा। और देखो इसका यूज कैसे करते हैं, एक रूप से और सवाल बनेगा बच्चा, एक रूप से और सवाल बनेगा। जैसे आपको सवाल कुछ इस तरह से बनेगा कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना वास्तविक या 5 गुना आभासी बन रहा है। अगर ऐसा सवाल है, गुना जब कहेगा, गुना मतलब आवर्धन यानी यम का मान 5 गुना कह रहा है। फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला बच्चे होता है यम बराबर माइनस भी अपान यू होता है। 5 गुना अगर वास्तविक कहेगा तो इसका मतलब मैंने फिर क्या बताया था, तो यम बराबर क्या होता है, यम बराबर आपका क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, भी बराबर माइनस यम यू होता है, माइनस यम यू। तो अगर कह रहा है वास्तविक बन रहा है, 5 गुना वास्तविक बन रहा है, तो मैंने क्या बोला है, यम का मान यहां पर कितना दिया है 5, फार्मूले में माइनस है, फार्मूले में माइनस है, और यम का मान भी क्या कर रहा है, वास्तविक कर रहा है। वास्तविक कर रहा है तो उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब का चिन्ह क्या होता है, माइनस, यम का चिन्ह माइनस होता है। तो यहां पर आप -5 रखेंगे और यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 यू हो जाएगा बेटा, +5 यू हो जाएगा। अरे भाई भी बराबर यम बराबर भी अपान यू, तो भी बराबर क्या होगा, यम यू हो जाएगा, यम यू। और मैंने क्या कहा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो यम का मान माइनस होता है, तो यम का मान गुना मतलब आवर्धन, आवर्धन मतलब 5 गुना इसमें कर रहा है तो 5 यू लिखेंगे। तो अब चूंकि वास्तविक बना है तो यम का मान माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस। यानी गुना वाले सवाल में अगर ये कहे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का 5 गुना बन रहा है तो 5 यू लिखेंगे, 10 गुना बन रहा है तो 10 यू लिखेंगे, 3 गुना बन रहा है तो 3 यू लिखेंगे, 2 गुना बन रहा है तो 2 यू लिखेंगे, 100 गुना बन रहा है तो 100 यू लिखेंगे, आधा गुना बन रहा है तो u/2 लिखेंगे। वास्तविक रहेगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो यम का मान माइनस में होगा, फार्मूले माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गुना वाले सवाल में वास्तविक लिए हल करने पर प्लस आएगा, और आभासी कहेगा बच्चा, अगर यही आभासी कहेगा, ये वास्तविक के लिए है, वास्तविक के लिए है, और आभासी के लिए कहेगा बेटा तो यही माइनस में हो जाएगा, 5 यू आभासी के लिए। इस तरह से फार्मूले का यूज करके बेटा आप पहले चैप्टर का सवाल बड़े आराम से लगा सकते हैं। अभी तो हमने आपको, मैंने क्या कहा कि अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाना है तो पहले आप फार्मूला जानो कि कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं, फार्मूला पहले याद हो जाना चाहिए। फार्मूला जब याद हो जाए तो उसमें जितने अक्षर यूज हुए हैं उनका मीनिंग मालूम होना चाहिए, और जब मीनिंग मालूम हो जाए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लो आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें से चिन्हों का नियम वगैरह अप्लाई होगा। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब कब वास्तविक होता है, कब आभासी होता है, किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है, किसकी प्लस होती है, हर चीज की जानकारी कॉन्सेप्ट से होगा। और तब आप फार्मूले का यूज, हमने इसके बाद फार्मूले का यूज करना, कैसे कैसे सवाल आएंगे, कैसे बनेगा, वो हमने सब समझा दिया। अब आप सवाल बड़े ही आसानी से लगा पाओगे, बड़े ही आसानी से लगा पाओगे। पहले फार्मूला, फिर फार्मूले में जो अक्षर यूज हुआ है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और इसके बाद जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तब आप सवाल की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब हमको आप भरोसा हो गया है कि प्रकाश का परावर्तन यानी गोलित दर्पण पे आधारित जितने न्यूमेरिकल हैं आप धीरे धीरे आप एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरुआत कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको एक कुछ सरल सरल सवाल से शुरुआत करेंगे ताकि धीरे धीरे आपको सवाल आने लगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही बेटा।